हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई बैगन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। मोहनदास और चमेली गरीब किसान थे। उनके खेतों में चावल की फसल उगा करती थी, पर उसके गांव के जमींदार बहुत ही लालची थे। वो किसानों से चावल कौड़ियों के दाम में खरीदते थे। अरे मोहनदास, तेरे खेतों के चावल तो बहुत ही साधारण हैं। तू भी दूसरे किसानों की तरह बासमती या अन्य कोई और महंगे चावल उगा। आप तो जानते ही है ठेकेदार जी, महंगे चावल को महंगा खाद भी लगता है। जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना घर चलाऊं या महंगे बीज और खाद खरीदूं। खैर ठीक है, तेरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपए होगा। ठीक है ठेकेदार जी, जो भी होता है वो दे दीजिए। ठेकेदार के आदमियों ने चावलों को तौला। ये तो 30 क्विंटल है मालिक। 30 क्विंटल मतलब 3000 किलो। 10 रुपए के दाम से इनके हुए 30,000 रुपए। हाँ, ये लो। ये 30,000 रुपए मोहनदास के पूरे साल की कमाई थी। उसे इतने पैसों में ही पूरा एक साल काटना था। मोहनदास अपनी फसल में से आधा अनाज अपने घर में रख लेता था, इसीलिए उन्हें साल भर चावल की कमी नहीं होती थी। ये लो चमेली, इन पैसों से दाल की बोरी ले आओ और कुछ राशन भी ले लेना। इस बार क्या हम घर की मरम्मत करवा पाएंगे? हाँ, करवा तो सकते हैं। 30,000 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो घर की छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। हाँ, ठीक है। मोहनदास ने अपने घर की मरम्मत का काम करवाना शुरू किया। मोहनदास भाई, मुझे नहीं लगता कि 8,000 रुपए में आपके घर का सारा काम हो पाएगा। तो फिर कितना खर्च होगा? कम से कम 10,000 रुपए होगा, तब जाकर पूरा घर बरसात से सुरक्षित हो पाएगा। छत की मरम्मत करनी है, भरनी करके घर की ऊंचाई भी बढ़ानी है। इन सब में कम से कम 10,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। मोहनदास ने कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 रुपए दे दिए और उसके घर का काम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में मोहनदास और चमेली के घर की मरम्मत हो गई। घर तो ठीक हो गया और अब हमारे पास एक साल के लिए 20,000 रुपए हैं, जिससे हमें अपना पूरा साल खर्चा चलाना है। आप चिंता मत कीजिए, हम राशन थोड़ा सस्ते वाला खरीदेंगे और किसी भी तरह अपना गुजारा निकाल ही लेंगे। हाँ पापा, अब कम से कम इस बरसात हमारे घर में पानी से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। चमेली ने सामानों में बदलाव किया। उसने दाल की मात्रा बढ़ा दी और अब से वो लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन ही ताजी सब्जियां खाया करते थे। चमेली, कल रविवार है ना, तो कल तुम बैगन की सब्जी बनाना। अरे नहीं, आजकल बैगन बहुत महंगे हैं। कल मैं सोच रही हूँ कि आलू की सब्जी बनाती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पैसे बचाने के लिए चमेली सस्ती सब्जियां बनाती थी और मोहनदास और मोनिका भी बिना कुछ बोले वो सब्जियां खा लेते थे। वो जानते थे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी। फिर मोहनदास ने फिर से फसल बोई और फसल पर काम करने लगा। यहाँ मोनिका भी अपने स्कूल जाती रही और ऐसे ही करते करते 10 महीने बीत गए। अब बस 2 महीने बचे थे नई फसल की कटाई में। एक दिन मोनिका घर आई और बोली, माँ, 2 दिन बाद मेरी स्कूल पिकनिक पर जा रही है दूसरे गांव। वहाँ पर मेला लगा है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बेटा, तू जानती है ना कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। भला तेरी पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाएं हम? माँ,
मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस यूं ही घूमकर आ जाऊंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम उसे कहीं घुमा ही नहीं पाते हैं। मोहनदास ने अपनी बेटी के हाथ में 50 रुपए का नोट रखा। इससे तू अपने लिए कुछ खरीद लेना बेटा। थैंक यू पापा, ठीक है। मोनिका खुशी खुशी वहाँ से चली गई। आप तो जानते ही हैं कि पैसों की कमी चल रही है, तो मोनिका को 50 रुपए क्यों दे दिए? हम कैसे माँ बाप हैं, हम अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। कम से कम उसे पिकनिक भेज दें, इसीलिए मैंने उसे 50 रुपए दिए हैं। वैसे हमारी मोनिका बहुत समझदार है। अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते तो भी वो कुछ नहीं बोलती। जानता हूँ, लेकिन वो भी तो बच्ची है ना, उसका भी तो मन होता होगा ये खाने का वो खाने का, इसीलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। एक दिन उसकी भी तो ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। चलिए ठीक है। 2 दिन बाद मोनिका अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर चली गई। यहाँ उसकी सारी सहेलियाँ झूलों पर खेल रही थीं और अपनी मर्जी के अनुसार चीजें खा रही थीं। अरे मोनिका, चल वो देख, मशहूर चटपटी खट्टी मीठी पानी पूरी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग जाकर खा लो। अरे कैसी लड़की है, पानी पूरी के लिए मना कर रही है। मोनिका का भी बड़ा मन था कि वो भी पानी पूरी खाए, पर वो जानती थी कि उसके पास पैसे कम हैं और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। इन पैसों से मैं घर के लिए कुछ खरीद लूंगी, पापा और माँ के साथ मिलकर खाऊंगी। तभी मोनिका का ध्यान एक बैगन के ठेले पर गया। पापा को तो बैगन बहुत पसंद है और कई महीनों से हमारे यहाँ बैगन भी नहीं खाया गया। आज मैं बैगन ही घर लेकर जाती हूँ। काका, ये बैगन कितने के हैं? अरे बिटिया, 60 रुपए के सिर्फ 2 बैगन ही हैं। आजकल बैगन बहुत महंगे हैं। लेकिन मेरे पास तो बस 50 रुपए ही हैं। मेरे पापा को बैगन बहुत पसंद है। ठीक है बिटिया, तुम 50 रुपए के ही बैगन ले लो। मोनिका ने खुशी खुशी उस सब्जी वाले को 50 रुपए दे दिए और वो बैगन खरीद लिया। यहाँ उसकी सारी सहेलियाँ चूड़ियाँ और खिलौने खरीद रही थीं, पर मोनिका ने बैगन खरीदे। वो बैगन लेकर मोनिका जल्दी से घर आई और माँ से बोली, ये लो माँ। अरे ये क्या है बेटी? पापा ने मुझे जो 50 रुपए दिए थे ना, उससे मैंने बैगन खरीद ली है, सब मिलकर खाएंगे। मोहनदास और चमेली को अपनी बेटी मोनिका पर बहुत गर्व था। चमेली रसोई में गई। इस बैगन की सब्जी बनाओ या पकौड़े, इनको तो दोनों ही बहुत पसंद है। काश हमारे पास 4 बैगन होते। चमेली के ऐसा बोलते ही उसके सामने 4 बैगन आ गए और चमेली चौंक गई। अरे ये कैसी माया है? ए जी, मोनिका। जब दोनों वहाँ पर पहुँचे तो अपने सामने 4 बैगन देखकर वो हैरान रह गए। माँ, एक बार और कोशिश करो। काश मेरे पास 10 बैगन होते। चमेली के इतना बोलते ही तुरंत उनके सामने 10 बैगन प्रकट हो गए। अरे ये तो जादुई बैगन है, इससे जितने भी बैगन मांगो ये उतना दे देता है। अब हमारी गरीबी जल्द ही दूर हो जाएगी। काश मेरा पूरा घर बैगन से भर जाए। पल भर में ही पूरा घर बैगन से भर गया। मोहनदास और चमेली भी अब बैगन को भी बेचकर पैसे कमाने लगे। उन लोगों की गरीबी खत्म हो गई। मोनिका के जादुई बैगन ने उनकी किस्मत ही बदल दी। जादुई बैगन की वजह से फिर कभी मोहनदास के परिवार को कभी पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ा और वो एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।
देवपुर गांव में आलिया और ईशान नाम के दो अनाथ भाई बहन रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। वो पास के जंगल से जाकर फल और लकड़ियां तोड़कर उन्हें बाजार में बेचा करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। एक दिन ईशान हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपनी दीदी आलिया की राह देख रहा था। दीदी, कितनी देर लगा रही हो? अभी तक आपको अपनी फलों की टोकरी नहीं मिली क्या? जल्दी आओ ना दीदी। तभी आलिया हाथ में फलों की टोकरी लेकर घर से बाहर आई। इतना चिल्ला क्यों रहे हो ईशान? भूल गए क्या जब 2 दिन पहले तुमने इतनी देर तक मुझे जंगल में इंतजार करवाया था? तब मैं भी तो रुकी थी ना तुम्हारे लिए। क्या मैंने तुझे कुछ कहा उसके लिए? टोकरी मिलती तभी आती ना। दीदी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। कुछ दिनों पहले जब एक तूफानी हवा चली थी तो उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ उखड़कर गिर गया था, याद है ना? हाँ, याद तो है। पिछले 2 दिनों से हम उसी पेड़ की सूखी डालियाँ और फल तोड़कर बेच रहे हैं। उसी पेड़ के फल तो हम खाते हैं। वही तो दीदी, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमसे पहले कोई और जाकर सारे फल तोड़ लेंगे। फिर ना तो हमें फल मिलेंगे और ना ही लकड़ियाँ। फिर तो हमें बहुत दिक्कत होगी ना दीदी। अब चलो जल्दी। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों भाई बहन जंगल की तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों भाई बहन उसी गिरे हुए आम के पेड़ के पास पहुंच गए। उसके बाद दोनों भाई बहन ने उस पेड़ की डाल को काटने की सोची और फिर ईशान अपनी कुल्हाड़ी से आम के पेड़ के हरे भरे डाल को काटने लगा। ये देख कर आलिया बहुत ही दुखी हो गई। रुक जाओ ईशान, इस हरे भरे डाल को मत काटो। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सिर्फ सूखे हुए पेड़ काटते हैं ना, ये तो हरा भरा है, इसे मत काटो। ओफो दीदी, आज आपको क्या हो गया है? अब इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है? अरे ये एक पेड़ ही तो है और पेड़ का काम ही है कि वो हमें फल दे और लकड़ियाँ दे। नहीं ईशान, माँ कहती थी कि पेड़ में भी जान होती है और इस पेड़ में अभी भी जान बाकी है। देखो तो ये पेड़ कितना हरा भरा है। दीदी, ये सब कुछ नहीं होता है। मुर्गी और मछली में भी तो जान होती है, फिर भी तो लोग उन्हें मारकर खाते हैं ना। बताओ। देखो ईशान, हम सूखी लकड़ी से भी तो काम चला सकते हैं ना। इस हरे भरे पेड़ को काटने की क्या जरूरत? एक काम करते हैं, हम इस पेड़ के सारे आम तोड़ लेते हैं। उसे बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। तुम अब पेड़ काटना बंद करो। पर ईशान अपनी दीदी की बात को अनसुना कर अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ की डाल पर वार करने लगा। पता नहीं तुम्हें ये अचानक क्या हो गया। ये देखो, मैं काट रहा हूँ। पेड़ को कहाँ दर्द हो रहा है? आलिया उस पेड़ से आम तोड़ने लगी, लेकिन दोनों भाई बहन इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। उन दोनों भाई बहन की बातें पेड़ सुन रहा था और पेड़ ने मन ही मन कहा, बार बार कुल्हाड़ी के वार से पेड़ को कितना दर्द होता है। इस बात का अंदाजा ईशान को करवाना होगा, तभी ये किसी की जान की कीमत समझ पाएगा। जिसे खुद के प्राणों की कीमत समझ में आए, वही दूसरों के प्राणों की कीमत समझ सकता है। फिर उस पेड़ से एक धुआं निकला और वो आलिया द्वारा इकट्ठा किए हुए एक आम के अंदर चला गया। दोनों भाई बहन फल और लकड़ियां लेकर गांव में गली गली जाकर उसे बेचने लगे। आखिर में एक बड़ा सा आम नहीं बिका, जिसे लेकर आलिया और ईशान अपने घर चले गए। ईशान को बहुत भूख लगी थी, इसलिए टोकरी में बचा एक आम वो खा लेता है। ईशान का पेट भर गया और फिर दोनों भाई बहन खाना खाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब ईशान ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। उसके पेट से आम का पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर ईशान बहुत ही ज्यादा घबरा गया। दीदी, कहाँ हो दीदी? जल्दी से मेरे पास आओ दीदी। देखो ना, ये क्या हो गया दीदी? ईशान की आवाज सुनकर आलिया जल्दी से ईशान के पास आती है और ईशान के पेट पर उगे आम के पेड़ को देखकर वो दंग रह गई। ईशान, मेरे भाई, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पेट में आम का पेड़ कैसे उग गया? तो चिंता मत कर, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो। मैं इस आम के पेड़ के साथ नहीं जी पाऊंगा दीदी। मुझे सही कर दो दीदी, प्लीज दीदी। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो दीदी, प्लीज। ईशान रोए जा रहा था। ईशान की ये हालत देखकर आलिया उसे हॉस्पिटल ले जाती है। पेट में पेड़ लिए ईशान को चलने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। रास्ते में जो लोग भी उसे देखते वो हंसने लगते। आलिया जल्द ही उसे गांव के ही एक हॉस्पिटल में ले जाती है। डॉक्टर ने जैसे ही ईशान के पेट में उगे उस आम के पेड़ को देखा, वो शॉक्ड रह गए। व्हाट? ये क्या है? ये कैसे हो गया?
डॉक्टर साहब, मेरी जान बचा लो डॉक्टर साहब। मैंने रात में एक आम खाया था और मेरे पेट में ये आम का पेड़ उग गया। आम तो हम भी खाते हैं, पर आम का पेड़ तो हम में से किसी के पेट में नहीं उगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? ओफो, अब इस आम के पेड़ को निकालने के लिए ना जाने कहां से मुझे तुम्हारे पेट को काटना पड़ेगा। ये मुझे भी नहीं पता। दिस केस इज वेरी क्रिटिकल। इसे मैं नहीं कर सकता। मैं तो क्या, दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आम का पेड़ तुमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो तुम्हारे पेट में उगा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर आलिया और ईशान ने कुछ देर सोचा और हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ गए। और फिर आलिया ईशान को लेकर उसी जंगल में उस आम के पेड़ के पास पहुंच गई, जिसका आम ईशान ने खाया था। आलिया और ईशान वहां जाकर हाथ जोड़कर उस आम के पेड़ से विनती करने लगे। तब उस जादुई आम के पेड़ ने कहा, ईशान, जब डॉक्टर ने तुम्हें ये कहा कि तुम्हारे पेट को जगह जगह से काटने पर भी तुम्हारे पेट का ये आम का पेड़ नहीं निकल पाएगा, तो तुम्हें कितना दुख हुआ। तुम जो मुझ पर अपनी कुल्हाड़ी से बिना सोचे समझे वार करते हो, तब मुझे भी उतना ही दर्द होता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया कि हर किसी के अंदर जान होती है। हमें ऐसे ही किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं अब कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटूंगा, बल्कि मैं अब किसी को भी हरे भरे पेड़ काटने भी नहीं दूंगा। हाँ पेड़ जी, मेरे भाई को माफ कर दीजिए, उससे अनजाने में भूल हो गई। उसके बाद उस आम के पेड़ ने ईशान को पहले की तरह ठीक कर दिया। दोनों भाई बहन उस आम के पेड़ का धन्यवाद कर अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से दोनों भाई बहन पेड़ों की सेवा करने लगे। वो रोज उसमें पानी डालते, समय समय पर खाद डालते। कुछ ही दिनों बाद उनके आंगन में एक जादुई आम का पेड़ उगा। उस पेड़ में बहुत ही मीठे मीठे आम लगे हुए थे। उस पेड़ की खासियत ये थी कि उस पेड़ से आम कभी भी खत्म नहीं होता था। अब तो दोनों भाई बहन उस जादुई आम के पके हुए आम बेचकर अपना गुजारा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।